स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ते हुए आए हैं, अब काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। हमने हमेशा ये कहा है कि आवेशों का स्थानांतरण सदैव उच्च विभव वाले निकाय से निम्न विभव वाले निकाय तक होता है, और यह स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों गोलीय चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सदैव ऊर्जा हानि अवश्य प्राप्त होती है। हम संक्षेप में इस लैंग्वेज को इस तरह से लिख सकते हैं, जब आवेशित चालक असमान विभव पर एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं, तो उनके मध्य आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव वाले निकाय से निम्न विभव वाले निकाय की ओर होता है। जब तक कि उनका विभव समान नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया में एक निश्चित ऊर्जा हानि होती है। निश्चित ऊर्जा हानि होती है, जिसको हम लास्ट में ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट, अभी हम पहले ही ज्ञात करना चाहते हैं कि उनका विभव समान होगा, उस समान विभव का मान क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमने सर्वप्रथम कुछ बातें को हमने नोट किया। हमारे पास यहाँ दो गोलीय चालक हैं, इनको हमने नाम दिया ए बी के रूप में। प्रथम गोलीय चालक की धारिता को C1 और दूसरे की धारिता को C2। इसमें उपस्थित आवेश Q1 है, इसमें उपस्थित आवेश है Q2 तथा इसका विभव है V1 और इसका विभव बनता है V2। आप यहाँ यह भी कह सकते हैं कि गोलीय चालक की त्रिज्या इसकी R1 और इसकी R2 है। ठीक स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ दो घटना बनती है, जोड़ने से पूर्व और जोड़ने के बाद की। तो सबसे पहले हम जोड़ने से पूर्व की घटना निकालेंगे। जोड़ने से पूर्व आपके पास क्या घटना बनेगी? तो सर्वप्रथम हमने कहा चालक ए पर उपस्थित आवेश आपके पास होगा Q1 बराबर C1 V1। इसी प्रकार से चालक B पर उपस्थित आवेश Q2 बराबर बनेगा C2 V2 के रूप में। हमने इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ हमने दोनों गोलियों पर अलग अलग आवेश की मात्रा को हमने ज्ञात कर लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया में कुल आवेश कितना होगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, इसलिए
कुल आवेश गणना के फलस्वरूप हम करते हैं, तो कुल आवेश Q बराबर लिखा जा सकता है C1 V1 प्लस C2 V2 के रूप में, इक्वेशन नंबर 2। ये तो रहा हमारे पास जोड़ने से पूर्व की घटना। अब यदि हम स्टूडेंट इन दोनों गोलीय चालकों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास घटना क्या बनेगी जोड़ने के बाद। दोबारा से हम चित्र देखते हैं। यहाँ पे हमने इन दोनों गोलीय चालकों को अल्पधारिता के चालक तार से जोड़ दिया। ये चालक ए, यह चालक बी। अब क्या होगा, जैसा कि हमने कहा है कि यहाँ आवेशों का स्थानांतरण होगा, कहाँ से कहाँ की ओर होगा, एक गोले से दूसरे गोलों की ओर, ए से बी की ओर या फिर बी से ए की ओर। ये डिपेंड करता है जिस गोले का विभव ज़्यादा होगा। तो हमने कहा जैसे कि दायित्व इसकी C1 इसकी C2 विभव। अब चूंकि स्थानांतरण के फलस्वरूप आवेश बदल जाएंगे, इसमें हमने मान लिया आवेश अब Q1 डैश हो गए, इसमें Q2 डैश रह गए, लेकिन दोनों का विभव समान होगा। जैसा कि हमने कहा आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में आवेश तब तक स्थानांतरित होंगे जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पुनः हम दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने कहा चालक ए पर उपस्थित आवेश Q1 डैश बराबर होगा C1V। इसी प्रकार से चालक बी पर उपस्थित आवेश आपको मिलेगा Q2 डैश बराबर C2V। इसको हमने लिया नंबर 3 के रूप में। ये तो हमने ज्ञात किया अलग अलग आवेश, जैसा कि हमने पहले भी ज्ञात किया था कुल आवेश। अब हम देखेंगे कि क्या दोनों आवेश बराबर होंगे। तो ऐसी प्रक्रिया में हमने कहा कुल आवेश Q बराबर वैल रखी Q1 डैश प्लस Q2 डैश या Q बराबर C1V प्लस C2V। तो हम लिख सकते हैं Q बराबर होगा V कॉमन C1 प्लस C2 के रूप में, समीकरण नंबर 4। आवेश संरक्षण के नियम के आधार पर हम समीकरण 2 और 4 को बराबर कर सकते हैं। हमने समीकरण 2 व 4 से हमने कहा V C1 प्लस C2 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, या लिखा जा सकता है V बराबर होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यह हमारे पास उभयनिष्ठ विभव की समीकरण है, समीकरण नंबर 5 के रूप में। यह उभयनिष्ठ विभव समीकरण कहलाती है। यह उभयनिष्ठ विभव समीकरण है। यह प्रदर्शित करती है कि जब आपने दोनों गोले चालकों को आपस में जोड़ा तो इस प्रक्रिया में जो विभव आपको प्राप्त हो रहा है वो विभव कितना बनेगा, वो इस समीकरण के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। स्टूडेंट, इस समीकरण नंबर 5 का एक रूप और आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि Q1 बराबर होता है C1V1 व Q2 बराबर होता है C2V2 के रूप में। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं V बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। यह भी उभयनिष्ठ विभव को दर्शाती है, समीकरण नंबर 6 के रूप में। ये स्टूडेंट्स आपके आंकिक प्रश्नों को, इक्वेशन को सोल्व करने में एक इजी मेथड के रूप में फॉर्मूला उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो पूछा जाने वाला सवाल फॉर्मूला हमारे पास होता है उभयनिष्ठ विभव के लिए, वह समीकरण नंबर 5 का फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट, जिसके आधार पर हम उभयनिष्ठ विभव को V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के रूप में लिख सकते हैं।
हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और स्टूडेंट्स ज्ञात कर सकते हैं, पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात क्या होगा। तो पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों के अनुपात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश का अनुपात। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश हमने पहले प्राप्त किया है C1V बटे C2V, या Q1 डैश बटे Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस इक्वेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि निकाय में जो आवेश उपस्थित होंगे जोड़ने के बाद उनका जो अनुपात होता है वह उनकी धारिता के अनुपात के बराबर होता है। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को हम एक रूप में और बदल सकते हैं, चूँकि हम ये जानते हैं यहाँ पर कि C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 व C2 इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 के रूप में। तो आपको मिलेगा, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। आप इसको सॉल्व करते हैं, आप देखते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। यह एक ऐसा संबंध है जो अपने आप में कई बातों को परिभाषित करता है इक्वेशन नंबर 7 के रूप में, जिसके आधार पर हम कहते हैं जिस गोले की त्रिज्या ज़्यादा होगी उसकी धारिता भी ज़्यादा होगी, उसमें आवेश की मात्रा भी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि हमारे पास विभव में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। क्या विभव परिवर्तन कैसे होगा, विभव परिवर्तन कितना होगा। तो विभव में परिवर्तन हम ज्ञात करेंगे, विभव में परिवर्तन। ये सवाल यूँ भी बोल सकता है कि धारिता, विभव परिवर्तन से धारिता किस प्रकार से संबंधित होती है, ठीक है, या विभव में परिवर्तन धारिता के साथ किस तरह से संबंधित रहता है, ये सवाल यूँ भी बोला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कुछ बातों को यहाँ नोट करते हैं। हमने ये कहा यदि कंडीशन के रूप में यदि हमारे पास V1 विभव जो है वो अधिक है सभी से, तो ऐसी स्थिति में जो उभयनिष्ठ विभव आपको प्राप्त हुआ वो भी विभव V2 से अधिक होगा। अर्थात V1 सबसे ज़्यादा तो V2 सबसे कम और V उसका उभयनिष्ठ भाग बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों गोली चालकों के लिए अलग अलग विभव में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने कहा प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन, के विभव में परिवर्तन डेल्टा V1 अंतर है, इसलिए डेल्टा शब्द से लिखा गया है V1 माइनस V। हम लिख सकते हैं V1 माइनस V को उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला है, जिसको थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखा जा सकता है। तो हमने लिखा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 के रूप में। हम इसको सोल्व करने के लिए हमने इसका LCM लिया, हमारे पास LCM आता है C1 प्लस C2। यह C1 प्लस C2 LCM इस V1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको प्राप्त होगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस के C2 V2। हमारे पास हमने यहाँ देखा C1 V1 कैंसिल हो जाता है, तो हमने यहाँ से C2 को कॉमन लिया, हमें मिलेगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अर्थात अपने पास बनेगा डेल्टा V1 इक्वल टू
C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 8। ये तो हमने ज्ञात किया प्रथम चालक के लिए। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर सेकेंड लाइन के रूप में कह सकते हैं दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन। अब स्टूडेंट यहाँ हमें क्या ध्यान देना है, विशेष तौर से समझिएगा इस बात को। यहाँ आपने कहा है V1 सबसे बड़ा है। अब यहाँ आपके पास V2 V से कम है, तो अब यहाँ V1 बड़ा था इसलिए आपने V1 माइनस V लिखा था, लेकिन अब आपके पास V V2 से बड़ा है इसलिए आप लिखेंगे V माइनस V2 के रूप में। तो हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि डेल्टा V2 बराबर होगा V माइनस V2। हमने V का मान रखा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसका LCM लिया, आपके पास आएगा C1 प्लस C2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसका LCM सेम बनेगा C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 को C1 से मल्टीप्लाई किया C1 V2 माइनस C2 V2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ पर C2 V2 कैंसिल होता है, हमने इसको काट दिया। आपके पास रहता है डेल्टा V2 बराबर C1 V1 माइनस C1 V2 बटे C1 प्लस C2। आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा V2 इक्वल टू C1 कॉमन लिया V1 माइनस V2 बटे आपके पास आएगा C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 9 का रूप आपके पास बनता है। यहाँ हम देखते हैं एक तो समीकरण नंबर 8 हमें प्राप्त हुई और एक समीकरण नंबर 9 हमें प्राप्त करती है। तो इसको हमने सोल्व करने के लिए विभव परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। हमने कहा समीकरण 8 में समीकरण हमने 9 का भाग दे दिया, तो आपको क्या प्राप्त होगा, डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 इक्वल आपको मिलेगा C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2 बटे C1 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। हम देखते हैं डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 बराबर ये भाग इस भाग से कैंसिल हो जाता है, आपके पास बनता है C2 बटे C1। इस फॉर्मूले के आधार पर हम देखते हैं कि चालक के विभव में जो परिवर्तन होता है वह उसकी धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इसको लैंग्वेज को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विभव में परिवर्तन का अनुपात उनके धारिता के अनुपात के व्युत्क्रम होता है। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस फॉर्मूले के आधार पर हमने देखा कि हमारे पास असमान विभव होने पर गोलीय चालक का तो सदैव आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर होगा। स्टूडेंट, हमने विभव परिवर्तन निकाल लिया, आवेशों में किस तरह से परिवर्तन हुआ हमने उसको समझ लिया।
अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब हमने दोनों गोलीय चालकों को आपस में अल्पधारिता के चालक तार से जोड़ा तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि किस तरह से होती है, वो ऊर्जा हानि अब हमें ज्ञात करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसके लिए पुनः हम हमारी कंडीशन पे आते हैं। दो गोलीय चालक जिनको हमने प्रारंभ में माना था ए और बी के रूप में, ए और बी, जिनकी धारिता C1 C2, विभव V1 V2 तथा आवेश की मात्रा Q1 और Q2 है। तो इन्हें जोड़ने से पूर्व हम प्रत्येक गोले की अलग अलग ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो हमने कहा जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, पहले हम चालक ए की ऊर्जा निकालेंगे। चालक ए की ऊर्जा आपके पास बनेगी U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसी प्रकार से चालक बी की ऊर्जा U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने ले लिया नंबर 1 के रूप में। हमने कहा अतः कुल ऊर्जा आपको मिलेगी, इसको मैं स्टूडेंट U डैश का नाम देता हूँ, U1 प्लस U2। ठीक है, हमने मान रखा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये किया कि हमने दोनों गोलीय चालकों को आपस में जोड़ दिया, ये ए और बी। जैसा कि हमने पहले कहा था आवेशों का स्थानांतरण होगा, धारिता वही रहेगी C1 C2, और कब तक स्थानांतरण होगा, जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। हमने कहा ऐसी परिस्थिति में आवेश Q1 डैश और Q2 डैश है। ठीक है, अब जोड़ने के बाद की हम ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो जोड़ने के बाद ऊर्जा, तो पहले हमने कहा चालक ए के लिए, फिर चालक बी के लिए निकालेंगे हम। सर्वप्रथम हमने चालक ए की ऊर्जा ज्ञात करी, U1 इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर। ऐसे ही हमने चालक बी की ऊर्जा आपको मिलेगी U2 बराबर हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने लिया समीकरण नंबर 3। अतः कुल ऊर्जा हमें प्राप्त होगी U, इसको मैं बोल देता हूँ डबल डैश 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। यहाँ U डबल डैश 1/2 C1 प्लस C2 और हमारे पास V स्क्वायर कॉमन है। समीकरण नंबर 4 हमें प्राप्त होती है। अब हम ऊर्जा हानि निकालना चाहते हैं। तो ऊर्जा हानि निकालने की प्रक्रिया में हम कहेंगे कि जोड़ने से पूर्व की ऊर्जा और जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा का जो अंतर बनता है वही ऊर्जा हानि के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये ऊर्जा हानि क्यों होती है स्टूडेंट, कारण क्या है इसका? देखिए, हमने प्रारंभ में कहा कि हमने दोनों गोलीय चालकों को अल्पधारिता के चालक तार से जोड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में कि इस तार को कुछ न कुछ आवेश इस तार के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे हमें आवेशों की क्षति होती है, और इन आवेशों की क्षति के कारण ही हमें ऊर्जा हानि प्राप्त होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर चालक को जोड़ने से पूर्व की कुल ऊर्जा, जिसको हमने U डैश से लिखा है,
माइनस चालक को जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा U डबल डैश। अब हम समीकरण नंबर 2 और 4 से इसमें मान रखेंगे स्टूडेंट। तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं V उभयनिष्ठ विभव कहलाता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने कहा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसलिए आपको मिलेगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2। हमने V स्क्वायर का मान रखा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इस कैलकुलेशन में यहाँ स्क्वायर है, इसके हर में C1 प्लस C2 है, जिसका भी स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो हमने कुछ डेरिवेशन का शॉर्ट करने के लिए इस C1 प्लस C2 से हमने एक घात इसकी कैंसिल मान ली। तो इसके आधार पर जो हमें शेष बचेगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ये हमें प्राप्त होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने 1/2 को बाहर कॉमन निकाल दिया और एलसीएम आपके पास आता है C1 प्लस C2। इस C1 प्लस C2 को हमें प्रत्येक संख्या से गुणा करते हुए सॉल्व करना है। हमने इस संख्या से गुणा किया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई किया C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस फॉर्मूला है स्क्वायर के रूप में। आपने इसको ओपन किया a प्लस बी के होल स्क्वायर, जिसका आंसर बनता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन हम चेंज करते हुए लिखेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ये संख्याएं आपस में कैंसिल होती है स्टूडेंट, यह दोनों। अब हमारे पास 1/2 C1 C2 सभी जगह है, हमने कॉमन लिया बटे C1 प्लस C2। हमें यहाँ शेष बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला बनता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर के रूप में। हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यह हमारे पास ऊर्जा हानि का सूत्र प्राप्त होता है स्टूडेंट। देखिए, इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देते हैं, जिसमें हमारे पास विशेष पॉइंट बनते हैं विशेष स्थितियों के रूप में। हम देखते हैं नंबर 1 के रूप में, हम कहें यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 के रूप में हमने ये कहा यदि V1 ग्रेटर देन है V2। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, V1 ग्रेटर देन है V2। उदाहरण के तौर पर ये मान लीजिए कि मैंने V1 बराबर 5 वोल्ट लिखा और V2 बराबर 2 वोल्ट लिखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो 5 माइनस 2 मेरे पास क्या बनेगा 3, 3 का स्क्वायर 9। मतलब कुल मिला के मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा U की
वो मेरे पास पॉजिटिव होगी, अर्थात धनात्मक प्राप्त होगी। नंबर 2 पॉइंट के रूप में मैंने कहा यदि V1 लेस देन है V2 तो डेल्टा U। चलिए इसको अब हम उल्टा कर देते हैं, V2 को हम मान लेते हैं V1 और V1 को मान लेते हैं V2। तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, मैं देखता हूँ, मुझे लिखना होगा 2 - 5 -3, लेकिन -3 का स्क्वायर हो रहा है, तो जैसे ही स्क्वायर होगा वर्ग करोगे तो वो माइनस की राशि भी धन में बदल जाती है। आपके पास डेल्टा U बराबर आएगा पॉजिटिव के रूप में, जो कि आपको बनेगा कैसा, धनात्मक। नंबर 3 हमारे पास जो कि अंतिम पॉइंट के रूप में बनता है, यदि हम कहते हैं कि V1 बराबर V2 तो डेल्टा U बराबर आपको मिलेगा 0, क्योंकि V1 की जगह V2 या V2 की जगह आपने V1 लिखा तो ये राशि आपस में कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास वैल्यू बनेगी 0। तो इस घटना के आधार पर हम कहते हैं यहाँ पे कि यदि हमारे पास यदि दोनों चालकों का विभव समान हो तो ऊर्जा हानि 0 होगी। अर्थात आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। यहाँ लिख देना आगे स्टूडेंट, उनके मध्य आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये देखा हमने कि जब भी दो गोली चालक आपस में जोड़ जाते हैं, यदि उनका विभव भिन्न भिन्न होता है तो सदैव ऊर्जा हानि अवश्य होगी। केवल फर्क ये पड़ेगा कि यदि हमारे पास विभव समान है तो उनके मध्य आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में ऊर्जा हानि नहीं होगी। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर छोटा सा, मैंने बीच में बोला भी था आपको कि यहाँ अल्पदायता के तार का उपयोग क्या है। हमने अल्पदायता का ही तार क्यों उपयोग में लिया, हमने यहाँ इस तार का इस कारण से उपयोग किया कि हम जब दो गोली चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो अल्प से अल्प मात्रा में आवेशों की क्षति हो सके, जिससे ऊर्जा हानि भी हमें अल्प से अल्प, न्यूनतम से न्यूनतम प्राप्त हो सके। इसीलिए यहाँ पर अल्पदायता के तार का यहाँ उपयोग किया गया है।